अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, फर्स्ट ईयर बायोलॉजी चैप्टर नंबर 1 सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस का। और इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम सीलिया की वर्किंग मैकेनिज्म को, सीलिया और फ्लैजिला उसको डिस्कस करने जा रहे हैं। इससे पिछली वीडियो के अंदर हमने सीलिया और फ्लैजिला का जो स्ट्रक्चर है उसको डिटेल से सीखा था। तो चलिए लेक्चर का आगाज़ करते हैं। स्क्रीन पर फोकस करें तो आपको स्क्रीन पे 9 रेड और ब्लैक टोटल मिला के 9 लाइन्स जो है वो नज़र आ रही हैं। ये 9 लाइन्स क्या हैं? तो हमने पिछली वीडियो के अंदर सीलिया और फ्लैजिला के स्ट्रक्चर को पढ़ा और हमने जाना कि सीलिया और फ्लैजिला का जो इंटरनल स्ट्रक्चर है वो एक्सोनीम कहलाता है और वो बंडल ऑफ 11 माइक्रो ट्यूब्यूल्स है जिनको माइक्रोफाइब्रल्स कहते हैं। अब 11 के दो सेट बनते हैं, 9 और 2 का। 9 जो है वो बाहर आउटर पे बाउंड्री पे डुबलेट की फॉर्म है, तो हम उन्हें 9 डुबलेट माइक्रोफाइब्रल्स कहते हैं। 2 सिंगलेट में सेंटर पे हैं तो हम उन्हें 2 सेंट्रल सिंगलेट माइक्रोफाइब्रल्स कहते हैं। सीलिया और फ्लैजिला की जो वर्किंग है, इनकी जो बीटिंग है जिससे ये मूवमेंट लाते हैं, इनकी बीटिंग में, इनकी वर्किंग में इनके जो 9 आउटर डुबलेट माइक्रोफाइब्रल्स हैं उनका रोल है। इसलिए इनकी वर्किंग के अंदर मैंने स्ट्रेट लाइन में सिंपल अंदाज से उन 9 आउटर पेरिफेरल डुबलेट्स को रिप्रेजेंट कर दिया है। अब ये जो पोजीशन आपको नज़र आ रही है स्क्रीन के ऊपर, इस सूरत में सीलिया और फ्लैजिला रेस्ट पे हैं, स्ट्रेट हैं, रेस्ट पे हैं, बीट नहीं कर रहे, तो स्ट्रेट लाइंस मैंने शो की हैं। अब एनिमेशन से मैं आपको दिखाऊंगा कि ये स्ट्रेट लाइंस जो हैं ये बीट करती हैं, कॉन्ट्रैक्ट करती हैं किस तरह से। आप स्क्रीन के ऊपर ज़रा गौर से देखें तो आपको ये स्लाइडिंग नज़र आ रही होगी। ब्लैक लाइंस जो हैं, 5 ब्लैक लाइंस ये आगे चली जाती हैं स्लाइड करके, और जो 4 रेड लाइंस हैं ये पीछे रह जाती हैं, जैसे आपको स्क्रीन में एनिमेशन में नज़र आ रहा है। 5 लाइंस जो हैं, 5 ब्लैक लाइंस, 5 माइक्रोफाइब्रल्स स्लाइड करके, मूव करके थ्रू स्लाइडिंग आगे चले गए हैं, और रेड वाली जो लाइंस हैं वो अपनी जगह पे मौजूद हैं। तो ये स्लाइडिंग कहलाती है कि ये जो 9 माइक्रोफाइब्रल्स हैं, आउटर डुबलेट माइक्रोफाइब्रल्स, ये 5 और 4 के ग्रुप में काम करते हैं। इनमें से 5 माइक्रोफाइब्रल्स पहले कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और वो कॉन्ट्रैक्ट करके स्लाइड करके आगे चले जाते हैं, जैसे अब आपको इस पोजीशन में नज़र आ रहा है। इस पोजीशन में क्या है कि 5 माइक्रोफाइब्रल्स, ये जो ब्लैक लाइंस हैं, ये 9 में से 5 माइक्रोफाइब्रल्स इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट किया और स्लाइड करके आगे चले गए। जो रेड वाली लाइंस हैं ये अपनी जगह पे रहीं। इन 4 माइक्रोफाइब्रल्स में कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया, 5 ने कॉन्ट्रैक्ट किया और वो 5 कॉन्ट्रैक्ट करके आगे चली गई हैं, मूव कर गई हैं। अब यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है कि कॉन्ट्रैक्शन तो एक एक्टिव मूवमेंट होती है, इसके लिए कॉन्ट्रैक्शन के लिए एनर्जी चाहिए। तो ये 5 जो कॉन्ट्रैक्ट कर रही है माइक्रोफाइब्रल्स, ये इनकी कॉन्ट्रैक्शन में एनर्जी कहाँ से आती है? तो हमने सीखा है कि जो डुबलेट हैं, इन डुबलेट माइक्रोफाइब्रल्स के साइड से कुछ स्ट्रक्चर्स निकलते हैं जिन्हें हम नाम देते हैं डायनीन आर्म्स का। तो जो डायनीन आर्म्स हैं वो एक्ट करते हैं एज ए एंजाइम और वो एटीपी को तोड़ते हैं। डायनीन आर्म्स एटीपी को तोड़ेंगे, एंजाइम के तौर पे एक्ट करेंगे। वो एंजाइम जो एटीपी के बॉन्ड को तोड़ के एनर्जी निकालता है, हम उस एंजाइम को एटीपेज कहते हैं। तो जो डायनीन आर्म्स हैं वो एक्ट करते हैं एज ए एटीपेज एंजाइम, और वो एटीपी में से जो फास्फेट पीपी बॉन्ड है उसको तोड़ के एनर्जी निकालते हैं। वो जो एटीपी का फास्फेट बॉन्ड का टूटने से एनर्जी निकलती है, उस एनर्जी से कॉन्ट्रैक्शन होती है और कॉन्ट्रैक्शन से स्लाइडिंग होती है। तो ये पहले 9 में से 5 माइक्रोफाइब्रल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, वो उस कॉन्ट्रैक्शन के लिए एनर्जी डायनीन प्रोवाइड करेगा। कैसे? डायनीन एटीपी को तोड़ेगा, उससे जो एनर्जी रिलीज होगी वो कॉन्ट्रैक्शन में इस्तेमाल होगी। तो पहले ये 5 माइक्रोफाइब्रल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, स्लाइड करके, मूव करके ये आगे चले जाएंगे, और रेड वाले जो 4 हैं वो अपनी जगह पर ही रहेंगे। तो 9 में से 5 और 4 के ग्रुप में ये काम होता है, पहले 5 कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, स्लाइड करके आगे चले जाएंगे। अब दिलचस्प बात यह है कि ये जो 5 माइक्रोफाइब्रल्स की स्लाइडिंग हुई है, ये स्लाइडिंग फ्री स्लाइडिंग नहीं है। ऐसा नहीं है कि ये 5 माइक्रोफाइब्रल्स स्लाइड करके, मूव करके आगे चले गए हैं तो जितना चाहें मूव करके आगे चले जाएं, इन रेड को क्रॉस करके ये आगे चले जाएं, बहुत ज़्यादा गैप बढ़ जाए, तो ऐसा नहीं होता कि ये जो 5 माइक्रोफाइब्रल्स कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं और कॉन्ट्रैक्शन से स्लाइड किया, स्लाइड करके
आगे मूव फॉरवर्ड किए, आगे बढ़ गए, इनको पास ऑन करके बाकी 4 को मूव करके आगे बढ़ गए। तो ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा आगे बढ़ जाएंगे और जितना चाहें आगे बढ़ जाएंगे और रेड वाले बिल्कुल ही पीछे रह जाएंगे, ऐसा नहीं है। बल्कि ये इनकी जो स्लाइडिंग है ये रिस्ट्रिक्टेड स्लाइडिंग है। यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन है, एक हद से ज़्यादा ये स्लाइड करके आगे मूव नहीं कर सकते। स्लाइडिंग इज़ रिस्ट्रिक्टेड। और उस रिस्ट्रिक्शन की वजह क्या है? रिस्ट्रिक्शन की वजह जो है वो और स्ट्रक्चर्स हैं। हमने पढ़ा था कि एक रेडियल स्पोक भी होता है डुबलेट माइक्रोफाइब्रल्स का, और फिर उसके सेंट्रल सिंगलेट माइक्रोफाइब्रल्स भी तो है ना। तो सेंट्रल सिंगलेट माइक्रोफाइब्रल्स है, और फिर जो स्पोक है रेडियल स्पोक उसकी वजह से, और फिर जो डुबलेट माइक्रोफाइब्रल्स हैं उनके दरमियान में तो कनेक्शन होता है। उनके दरमियान में जो कनेक्शन है जिससे वो आपस में जुड़े हैं उसको नेक्सन कहते हैं। तो ये 3 चीज़ें, नेक्सन, फिर रेडियल स्पोक और फिर सेंट्रल सिंगलेट माइक्रोफाइब्रल्स, उनकी वजह से ये जो इनकी स्लाइडिंग है ये फ्री स्लाइडिंग नहीं है बल्कि रिस्ट्रिक्टेड स्लाइडिंग है। ये स्लाइड तो करेंगे, मूव फॉरवर्ड भी करेंगे, आगे भी बढ़ेंगे, लेकिन एक हद तक जाएंगे, एक हद से ज़्यादा ये स्लाइडिंग नहीं होने वाली। तो जिस रीजन पे ये स्लाइडिंग रिस्ट्रिक्टेड हो जाती है, अब आपको एक लाइन नज़र आ रही है स्क्रीन पे एनिमेटेड में, ये वो रीजन है जहाँ रिस्ट्रिक्शन मौजूद है। ये रिस्ट्रिक्टेड एरिया है, यहाँ से आगे क्रॉस नहीं कर सकते। इससे आगे जो 5 माइक्रोफाइब्रल्स कॉन्ट्रैक्ट करके स्लाइड करके आगे बढ़े हैं, इस रिस्ट्रिक्टेड एरिया से वो आगे नहीं जा सकते, यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन है। तो स्लाइडिंग के नतीजे में, ये जो स्लाइडिंग हुई है इसके नतीजे में रिस्ट्रिक्शन क्रिएट हुई है एक पॉइंट पे, और जिस पॉइंट पे रिस्ट्रिक्शन क्रिएट हुई है उस पॉइंट पे बेंडिंग हो जाएगी। जी हाँ, ये जो 5 माइक्रोफाइब्रल्स हैं स्लाइड किया, आगे मूव किए, फिर रिस्ट्रिक्शन आई इनकी मूवमेंट में, और जिस पॉइंट पे, जिस रीजन पे रिस्ट्रिक्शन आई उस रीजन पे ये बेंड कर जाएंगे। तो स्लाइडिंग रिजल्ट्स इन बेंडिंग, रिपीट कर रहा हूँ, स्लाइडिंग रिजल्ट्स इन बेंडिंग, स्लाइडिंग ऑफ 5 आउटर डुबलेट माइक्रोफाइब्रल्स ना, ठीक है, 5 आउट ऑफ 9 डुबलेट माइक्रोफाइब्रल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, स्लाइडिंग होती है, स्लाइडिंग रिस्ट्रिक्टेड है। जिस रीजन पे रिस्ट्रिक्शन होगी उस रीजन पे वो जो स्लाइडिंग है दैट विल बी कन्वर्टेड इनटू बेंडिंग। और अब आपको ये बेंडिंग नज़र आ रही है। वो रीजन जहाँ पे बेंडिंग हुई, वो रीजन जहाँ पे रिस्ट्रिक्शन हुई उस रीजन पे आपको एनिमेटेड वे में बेंडिंग नज़र आ रही है। और ये डॉटेड लाइंस मैंने ऊपर लगा दी क्योंकि ब्लैक लाइंस छोटी हैं, तो आपको एक बेहतर व्यू देने के लिए आगे मैंने इनको माइक्रोफाइब्रल्स को एक्सटेंड कर दिया डॉटेड लाइन से। तो अब आप देखें तो जिस रीजन पे ये जो ब्लू लाइन है ये रिस्ट्रिक्टेड एरिया रिप्रेजेंट कर रही है, यहाँ पे स्लाइडिंग में रिस्ट्रिक्शन आई, तो जिस एरिया पे रिस्ट्रिक्शन आई है, ब्लू लाइन जो रिप्रेजेंट कर रही है रिस्ट्रिक्शन एरिया को, वहाँ से जिन्होंने कॉन्ट्रैक्ट किया था 9 में से 5 माइक्रोफाइब्रल्स जो कॉन्ट्रैक्ट करके स्लाइड करके आगे बढ़े थे, उस रिस्ट्रिक्टेड एरिया से वो बेंड कर जाएंगे। तो उन माइक्रोफाइब्रल्स के बेंड करने का मतलब है सीलिया का बेंड करना। और सीलिया, इसी तरह फ्लैजिला की बात करें तो फ्लैजिला में भी सेम तरीके से बात होती है। तो 5 माइक्रोफाइब्रल्स जिन्होंने कॉन्ट्रैक्ट किया, स्लाइड करके आगे चले गए, उनकी स्लाइडिंग में पॉइंट पे रिस्ट्रिक्शन आई, जिस पॉइंट पे रिस्ट्रिक्शन आई उस पॉइंट पे बेंडिंग होगी, और वो बेंडिंग से सीलिया और फ्लैजिला बेंड कर गए। अब पीछे बारी आती है 4 माइक्रोफाइब्रल्स की। 9 में से 4 माइक्रोफाइब्रल्स जिन्होंने कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया था, 5 ने कॉन्ट्रैक्ट किया था, वो मूव फॉरवर्ड किए, फिर उनकी स्लाइडिंग में रिस्ट्रिक्शन आई, जहाँ रिस्ट्रिक्शन आई वहाँ पे वो बेंड कर गए एक तरफ, और ये 5 के कॉन्ट्रैक्ट करने से बेंडिंग आ गई है। पीछे एक हिस्सा बचा 4 माइक्रोफाइबर्स का, 9 में से 4 का। अब इन 9 में से 4 माइक्रोफाइबर्स को कॉन्ट्रैक्ट करना है। जब ये 9 में से 4 माइक्रोफाइबर्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो उसके नतीजे में ये बेंडिंग आई है, ये बेंडिंग ख़त्म हो जाएगी और सीलिया दोबारा से स्ट्रेट हो जाएंगे, फ्लैजिला दोबारा से स्ट्रेट हो जाएंगे, तो वापस अपनी ओरिजिनल रेस्ट वाली हालत में, स्ट्रेट वाली हालत में चले जाएंगे।
जाएंगे। तो एक बेंडिंग है और फिर 5 जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो बेंडिंग आएगी, और बाकी जो 4 हैं वो कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो सीलिया और फ्लैजिला स्ट्रेटन अप हो जाएंगे, स्ट्रेट हो जाएंगे, सीधे अपनी वापस रेस्ट वाली हालत में आ जाएंगे। तो ये है इनकी वर्किंग, किनकी, सीलिया और फ्लैजिला की, कैसे काम करते हैं। इनकी जो बीटिंग है वो 9 पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल से आती है। वो कैसे काम करते हैं, 5 और 4 के ग्रुप में। पहले 5 बीट कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, उनसे स्लाइडिंग आती है, स्लाइडिंग रिस्ट्रिक्टेड है, उससे बेंडिंग कन्वर्ट, वो स्लाइडिंग बेंडिंग में कन्वर्ट हो जाती है। तो 5 के कॉन्ट्रैक्ट करने से बेंडिंग हो गई। ये जो बेंडिंग वाला फेज़ है इसको हम इफ़ेक्टिव फेज़ कहते हैं, और आप इसको यूँ भी कह सकते हो कि ये इफ़ेक्टिव स्ट्रोक है। ये सीलिया का इफेक्टिव स्ट्रोक है जिसमें 5 ने कॉन्ट्रैक्ट किया और बेंडिंग हुई, फिर 4 कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और सीलिया स्ट्रेट हो जाते हैं, फ्लैजिला स्ट्रेट हो जाते हैं। तो जब बाकी 4 कॉन्ट्रैक्ट करते हैं उनसे जो स्ट्रेट हो जाना है ये रिकवरी फेज़ है, या आप इसको रिकवरी स्ट्रोक कह लें। तो सीलिया और फ्लैजिला इनकी वर्किंग में 2 स्ट्रोक आते हैं। एक स्ट्रोक जो है इफेक्टिव स्ट्रोक है जिसमें 5 माइक्रोफाइबर्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, स्ट्रेट अप हो बेंडिंग हो जाएगी सीलिया और फ्लैजिला की। उसके बाद 4 कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, बाकी जो 4 बच जाते हैं और सीलिया और फ्लैजिला स्ट्रेट हो जाएंगे, और ये रिकवरी स्ट्रोक कहलाएगा। तो ये जो एनिमेशन में आपने सारी चीज़ें देखी, दोबारा से आपको बता दूं, ये पहला स्टार्ट है, रेस्ट है, फिर कॉन्ट्रैक्शन हुई 5 की, कॉन्ट्रैक्शन रिजल्ट किया इन बेंडिंग में, फिर उसके बाद बाकी 4 ने कॉन्ट्रैक्ट किया और वापस से वो स्ट्रेट हो गए। अब मैं आपको यही चीज़ थ्योरी में भी समझा दूं, क्योंकि मैंने एक्सप्लेन पहले किया है ताकि एनिमेटेड में से थोड़ा सा आइडिया हो जाए, फिर थ्योरी पढ़ेंगे तो समझ आ जाएगी। थ्योरी में यही लिखा हुआ है मैकेनिज़्म में कि जो पेरिफेरल डुप्लेट माइक्रोफाइब्रल्स हैं ये स्लाइड करते हैं एक दूसरे के साथ और इससे इनकी बीटिंग वर्किंग आती है। अब ये जो स्लाइडिंग है दैट इज़ ड्राइवन बाय एटीपी। हर कॉन्ट्रैक्शन में एनर्जी चाहिए होती है। 5 कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, फिर 4 कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, एनर्जी चाहिए तो एनर्जी एटीपी से आती है। अब एटीपी को कौन तोड़ता है, तो डायनीन आर्म्स जो हैं डुप्लेट माइक्रोट्यूब्यूल के। अब जो ये डायनीन आर्म्स हैं ये किसके साथ लगे होते हैं, डायनीन आर्म लगे होते हैं ट्यूब्यूल ए के साथ। अगर आपको पिछली वीडियो से स्ट्रक्चर याद हो तो जो ये पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं इन डुप्लेट की फॉर्म में 2 सब यूनिट्स होते हैं, एक ट्यूब्यूल ए कहलाता है, एक ट्यूब्यूल बी कहलाता है। ट्यूब्यूल वो है जो कंप्लीट होता है और ट्यूब्यूल बी वो है जो इनकम्प्लीट है और सी शेप होता है। तो जो कंप्लीट है प्रॉपर रिंग है वो ट्यूब्यूल ए है, और ट्यूब्यूल ए के साथ 2 डायनीन आर्म्स लगे होते हैं। तो ट्यूब्यूल ए के जो दो डायनीन आर्म्स हैं वो एक्टिव होते हैं, और एक्टिव होते हैं तो कैसे एक्टिवेट होते हैं, एटीपी की एनर्जी से एक्टिवेट होते हैं। और जब वो एक्टिवेट होंगे तो वो जो डायनीन आर्म्स हैं ट्यूब्यूल ए के वो ट्यूब्यूल बी को जाकर पकड़ लेंगे। आपको याद हो तो इस तरह से एक ट्यूब्यूल और इसके साथ जो है वो दूसरा ट्यूब्यूल था। ये ट्यूब्यूल ए जो कंप्लीट है, दूसरा ट्यूब्यूल बी है जो इनकम्प्लीट है और सी शेप है, और ये जो ट्यूब्यूल ए है इसके डायनीन आर्म्स 2, एक आउटर डायनीन आर्म और एक इनर डायनीन आर्म, और फिर एक रेडियल स्पोक होता है। ये सारी चीज़ें पिछली वीडियो के अंदर हम पढ़ चुके हैं। ये एक डुप्लेट है, इसी तरह से आगे एक और डुप्लेट होगा। तो अगला जो डुप्लेट है उसको भी यहाँ पे मैं ड्रॉ कर दूँ, तो अगले डुप्लेट में भी उसी तरह एक ए ट्यूब्यूल है, एक बी ट्यूब्यूल है, और उसी तरह एक जो ए ट्यूब्यूल है उसके आउटर डायनीन आर्म, इनर डायनीन आर्म और रेडियल स्पोक। तो जब ये एक ए ट्यूब्यूल, पिछला ए ट्यूब्यूल है, इसके डायनीन आर्म एक्टिव होते हैं तो उसकी एक्टिव होने से ये जो डायनीन आर्म्स हैं ये अगला जो ट्यूब्यूल है नेक्स्ट ट्यूब्यूल उसके बी ट्यूब्यूल को, बी सब यूनिट को पकड़ लेंगे। इधर से ये भी डायनीन आर्म जो है उसको पकड़ लेगा। जैसे ही ये उसको होल्ड करेंगे तो ये जो पिछला ट्यूब्यूल है ये स्लाइड करके आगे मूव हो जाएगा। इसी तरह ये जो नेक्स्ट ए ट्यूब्यूल है ये इससे आगे भी एक डुप्लेट पड़ा हुआ है, आगे वाले डुप्लेट का भी ए पार्ट है और बी पार्ट है। तो ये जो नेक्स्ट ए है, ए के जो डायनीन आर्म्स हैं ये अगले बी को पकड़ लेंगे एक्टिवेट होने के बाद, और ये जब उसको पकड़ेंगे तो
ये पकड़ने के बाद ये फिर आगे मूव कर जाएगा और इसी तरह से ये स्लाइडिंग होती जाएगी। यहाँ एक चीज़ जो है वो इम्पोर्टेंट है आपके कंसेप्ट के हवाले से कि स्क्रीन पे देख के ये ना समझिएगा कि पहले एक ए ट्यूब्यूल है तो उसके डायनिन आर्म्स जो हैं वो दूसरे को पकड़ेंगे, फिर जो आगे वाला है वो उससे आगे वाले के डायनिन आर्म्स जो हैं उसके बाद में उसको पकड़ेंगे। ऐसा नहीं है कि एक के बाद ये एक जो है वो मूव करते जाएंगे, एक्टिवेट होते जाएंगे, नहीं। इन डायनिन आर्म्स की जो एक्टिवेशन है और अगले ट्यूब्यूल को जो पकड़ना है वो साइमल्टेनियस है। साइमल्टेनियसली एक ही टाइम पे 5 जो 9 में से 5 माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं, माइक्रोफाइबर्स हैं, उन 5 के डायनिन आर्म्स एक टाइम पे एक्टिवेट होते हैं, एक साथ साइमल्टेनियसली एक्टिवेट होते हैं, साइमल्टेनियसली वो स्लाइड करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि पहले एक डायनिन आर्म एक्टिव होगा, फिर दूसरा होगा, फिर तीसरा होगा, नहीं। साइमल्टेनियसली एक टाइम पे ये एक्टिवेट होंगे और ए ट्यूब्यूल के डायनिन आर्म्स एक्टिवेट होके जो अगला डुबलेट है उसके बी ट्यूब्यूल को जाके होल्ड कर लेंगे और उस होल्डिंग के नतीजे में स्लाइडिंग आएगी। और यही चीज़ यहाँ पे लिखी है। बाइंडिंग ऑफ द डायनिन आर्म्स, जो डायनिन आर्म्स हैं ये होल्ड कर रहे हैं, बाइंड कर रहे हैं किसके डायनिन आर्म्स, ट्यूब्यूल ए के डायनिन आर्म्स बाइंड कर रहे हैं किसके साथ, ट्यूब्यूल बी के साथ। और ये जैसे ही बाइंडिंग होगी तो ये बाइंडिंग ट्रिगर करेगी स्लाइडिंग ऑफ डुबलेट माइक्रोफाइब्रल्स। अब जैसे ही ये होल्ड किया उन्होंने, ए ट्यूब्यूल के डायनिन आर्म्स ने एक्टिव होने के बाद बी ट्यूब्यूल को जब पकड़ लिया, होल्ड कर लिया, बाइंड कर लिया, तो इस बाइंडिंग के नतीजे में ये इंड्यूस करेगी, ट्रिगर करेगी स्लाइडिंग को, तो जो माइक्रोफाइब्रल्स हैं वो स्लाइड कर जाएंगे। अब 9 डुबलेट माइक्रोफाइब्रल्स जो हैं वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं 2 ग्रुप्स में। पहले 5 कॉन्ट्रैक्ट करेंगे 9 में से, और ये 5 माइक्रोफाइब्रल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे या शॉर्ट होंगे, क्योंकि कॉन्ट्रैक्शन के लिए दूसरी टर्म जो यूज़ होती है वो शॉर्टन की यूज़ होती है। तो कॉन्ट्रैक्ट करेंगे ये शॉर्टन होंगे, ये शॉर्ट होंगे, और उसके नतीजे में ये जो माइक्रोफाइब्रल्स हैं 5 माइक्रोफाइब्रल्स ये स्लाइड कर जाएंगे बाकी 4 माइक्रोफाइब्रल्स के साथ, और इसको हम इफेक्टिव स्ट्रोक कहेंगे। फिर क्या है, ये जो स्लाइडिंग है 5 की, ये रिस्ट्रिक्टेड है ड्यू टू रेडियल स्पोक और ड्यू टू द नेक्सन। और ये स्लाइडिंग चूँकि रिस्ट्रिक्टेड है इसलिए ये रिस्ट्रिक्टेड स्लाइडिंग रिजल्ट इन बेंडिंग एट द पॉइंट ऑफ रिस्ट्रिक्शन। जिस पॉइंट पे रिस्ट्रिक्शन थी, जैसे एनिमेशन में आपने देखा स्टार्ट में, उस पॉइंट पे बेंडिंग हो जाती है। उसके बाद जो बाकी 4 बच जाते हैं 9 में से डुबलेट माइक्रोफाइब्रल्स, वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, उनकी कॉन्ट्रैक्शन से सीलिया और फ्लैजिला स्ट्रेट अप हो जाते हैं, और उनके स्ट्रेट होने वाला ये जो स्ट्रोक है, ये जो फेज़ है, ये रिकवरी स्ट्रोक कहलाता है। डायनिन आर्म्स जो हैं ये मॉलिक्यूलर मोटर हैं, यही तो स्लाइडिंग की वजह बन रहे हैं। क्यों? यही तो इंजाइम के तौर पे एक्ट करते हैं, एज एटीपीज इंजाइम एक्ट करते हैं। एटीपी इंजाइम एक्ट करने के बाद एटीपी को तोड़ते हैं, उसकी एनर्जी निकालते हैं, और यही हैं जो फिर होल्ड करते हैं बी ट्यूब्यूल को, और उससे फिर स्लाइडिंग आती है। तो ये जैसे आम जिंदगी में हमारी मोटर्स हैं वो काम करती हैं, उसी तरह से डायनिन आर्म्स मोटर का काम करते हैं। तो हम कहते हैं कि ये मॉलिक्यूलर मोटर है। और बाय नेचर देखें तो ये एंजाइम के तौर पे भी काम करते हैं। कौन सा एंजाइम? एटीपीज एंजाइम, क्योंकि यही डायनिन आर्म एटीपी के मॉलिक्यूल को ब्रेक करके उसमें से एनर्जी निकालेंगे। ये सीलिया और फ्लैजिला का जनरल पैटर्न ऑफ वर्किंग है। अब फ्लैजिला में एक और काम होता है। फ्लैजिला जो है ये ऐसा नहीं है कि पहले उसने थोड़ा सा बेंड किया और इफेक्टिव स्ट्रोक आया, फिर काफ़ी टाइम लगा और फिर जो है वो रिकवरी स्ट्रोक हुआ, ऐसा नहीं है। बल्कि फ्लैजिला में बहुत थोड़े टाइम में बहुत ज़्यादा रिकवरी और इफेक्टिव स्ट्रोक आते हैं। यानी फ्लैजिला की जो वर्किंग है वो बहुत स्पीडी है। तो फ्लैजिला प्रोड्यूस रैपिड सक्सेसिव वेव्स ऑफ बेंडिंग। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स, कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स, कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स, बेंडिंग स्ट्रेटिंग, बेंडिंग स्ट्रेट अपना, बेंड किया स्ट्रेट हुआ, बेंड किया स्ट्रेट हुआ, रैपिड, जिससे वेव्स जनरेट होती हैं। और हम कहते हैं वो वेव्स जो हैं वो कहाँ से किस डायरेक्शन की तरफ जा रही हैं। वो वेव्स अटैच एंड से मूव करती हैं और फ्री एंड की तरफ जाती हैं। तो इस तरह से हम कहते हैं कि फ्लैजिला प्रोपेल करता है अपने उस स्ट्रक्चर को जिसका वो साथ अटैच है। मिसाल के तौर पे वो किसी
प्रोटोजोन के साथ फ्लैजिला अटैच्ड है, तो उस प्रोटोजोन ऑर्गेनिज्म को वो फ्लैजिला फारवर्ड प्रोपेल करेगा, फारवर्ड पुश करेगा, उसको फारवर्ड भेजेगा। तो फ्लैजिला के अंदर ये जो बेंडिंग है ये रिपीटिव है, और ये रिपीटिव जो है वो बहुत रैपिड है, बहुत थोड़े टाइम में बहुत ज़्यादा बेंडिंग की कॉन्ट्रैक्शंस जो हैं वो डेवलप होती हैं और वेव जनरेट होती है जो बेस से लेके टिप तक चलती है, फ्लैजिला की बेस से टिप तक। तो ये पहले मैंने आपको एनिमेशन से दिखाया, अब मैंने थ्योरी भी पढ़ के दिखा दी। अब नेक्स्ट डायग्राम में यही चीज़ दोबारा से देख लें। ये टॉप के ऊपर आपको ये सेल मेम्ब्रेन का पार्ट है, सेल मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन से निकलने वाला सीलिया, ये सीलिया की पहली हालत है यहाँ पे कि वो बिल्कुल एक तरफ मौजूद है। अब वो कॉन्ट्रैक्ट करके इस तरफ ऊपर की तरफ आ गया, सीलिया बेंड हो रहा है, पहले स्ट्रेट था, रेस्ट फेज़ में था, अब वो बेंड हुआ, फिर और बेंड हुआ, फिर नेक्स्ट फेज़ में और ज़्यादा बेंड हुआ और फिर और ज़्यादा बेंड हो गया। तो अब पहली उसकी रेस्ट वाली हालत और उसकी आखिरी हालत को कंपेयर करें तो सीलिया जो है वो यहाँ से बेंड होकर इस तरफ आ चुका है, यहाँ से दोबारा इस तरफ सीलिया है तो बेंड होकर वो स्लाइड हो रहे हैं, उसके अंदर माइक्रोफाइबर स्लाइडिंग बेंडिंग में कन्वर्ट हो रही है और वो पूरा अपनी बेस लेके दूसरी तरफ बेंड कर चुका है। ये प्रोपोलियन है। इस तरफ सीलिया के बेंड करने से जो ऑर्गेनिज्म है वो अपोजिट मूव करेगा। तो ये सीलिया की इस तरफ बेंडिंग है, जबकि डायरेक्शन ऑफ लोकोमोशन, डायरेक्शन ऑफ मोशन उसके अपोजिट है। तो ये जो बेंडिंग हो रही है इसको इफेक्टिव स्ट्रोक कहते हैं। इसके बाद जो है वो रिकवरी होनी है, इन्होंने वापस अपनी ओरिजिनल हालत में, रेस्ट वाली स्प्लिट हालत में आना है। तो ये ज़रा देखें कि ये उसकी बेंडिंग वाली हालत थी पहली, अब यहाँ से वापस वो बेंडिंग कम हो रही है और बेंडिंग हो रही कम हुई, वो यूँ कह लें कि जैसे आगे बढ़ा और अपने आप को सीलिया रिट्रीव कर रहा है पीछे की तरफ, जैसे एक लश्कर जो है वो जंग की हालत में आगे जाता है फिर पीछे आया। तो ये पहले आगे गया है, इफेक्टिव स्ट्रोक है। अब सीलिया जो है वो अपनी बेंडिंग को रिड्यूस कर रहा है और अपने आप को स्ट्रेट अप कर रहा है और ये वापस आ रहा है। तो ये फिर फेज़ और वापस आते आते बिल्कुल रेस्ट फेज़ में स्ट्रेट में चला गया। फिर ये दोबारा से कॉन्ट्रैक्ट करके वो बेंड कर जाएगा और फिर वापस उस बेंडिंग से ये फिर स्ट्रेट अप हो जाएगा, वापस रेस्ट वाली हालत में आ जाएगा। तो ये बेंड होना और स्ट्रेट होना चलता रहता है। बेंडिंग इफेक्टिव है और उसके बाद स्ट्रेट होना जो है वो रिकवरी है। इंटरनल स्ट्रक्चर में हमने देखा कि 9 में से पहले 5 माइक्रोफाइबर्स बेंड करते हैं तो इफेक्टिव स्ट्रोक आता है, बेंडिंग आती है, और फिर बाकी जो 4 हैं वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो उससे सीलिया और फ्लैजिला स्ट्रेट हो जाते हैं, उसको रिकवरी फेज़ कहते हैं। नीचे फ्लैजिला की वर्किंग को ज़रा गौर से देखें तो फ्लैजिला, यहाँ पे आपको एक ऑर्गेनिज्म का फ्लैजिला नज़र आ रहा है। मूवमेंट ऑफ फ्लैजिला में देखें तो एक वेव है फ्लैजिला की, बेंडिंग स्ट्रेट, बेंडिंग स्ट्रेट, बेंडिंग स्ट्रेट, बेंडिंग स्ट्रेट। इस तरह से फ्लैजिला के पूरे फ्लैजिला के स्ट्रक्चर में एक वेव ऑफ बेंडिंग जो है वो प्रोड्यूस हो रही है, बेंड हो रहा है, स्ट्रेट हो रहा है, बेंड हो रहा है, स्ट्रेट हो रहा है। तो ये बड़ी तेज़ी से बेंड होता है, स्ट्रेट होता है, बड़ी तेज़ी से बेंड होता है, स्ट्रेट होता है, बेंड होता है, स्ट्रेट होता है। इससे जो है वो प्रपल्जन की फोर्स जो है प्रोड्यूस होती है। फोर्स चलती है बेस से लेकर और मूव करती है टिप की तरफ। जब वेव जो है वो बेस से टिप की तरफ जा रही है तो उसके रिएक्शन में ऑर्गेनिज्म जो है वो फॉरवर्ड मूव करेगा, ऑर्गेनिज्म जो है वो फॉरवर्ड मूव करेगा। बेंडिंग की जो वेव है वो बेस से लेकर, ये सीलिया की बेस और ये सीलिया की टिप, तो जो वेव है बेंडिंग की वो टिप बेस से लेकर टिप की तरफ मूव करती है और उसके रिएक्शन में जो ऑर्गेनिज्म है वो फॉरवर्ड मूव करता है अपोजिट डायरेक्शन में। अब दोबारा से मैं आपको स्टार्ट में चीज़ें बता दूं तो ये पहला फेज़ था, 9 माइक्रोट्यूब्यूल्स, ये रेस्ट में है। 5 ने कॉन्ट्रैक्ट किया तो ये स्लाइड किया, स्लाइडिंग रेस्ट्रिक्शन है स्लाइडिंग में, और जहाँ रिस्ट्रिक्टेड एरिया है वहाँ पे बेंड कर जाएगा तो स्लाइडिंग कन्वर्ट हो जाती है इनटू बेंडिंग ड्यू टू रिस्ट्रिक्शन। ये इफेक्टिव फेज़ है। अब बाकी 4 कॉन्ट्रैक्ट करेंगे और वो दोबारा से सीलिया स्ट्रेट हो जाएगा, ये रिकवरी फेज़ है। तो आई होप कि आपको क्लियर हुआ होगा। आप नोट्स जो डिस्क्रिप्शन में मौजूद होंगे वहाँ से 1-2 बार एनिमेशन देखने के बाद आप नोट्स की रीडिंग दीजिएगा, तो आई होप कि ये आपको बड़ी आसानी से समझ आ जाएगा। कोई भी कन्फ्यूजन हो तो उसको कमेंट सेक्शन में पूछें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर इस चैप्टर का जो आखिरी टॉपिक है, आखिरी पार्ट है, प्रोकैरियोटिक सेल, बैक्टीरियल सेल, उसको पढ़ेंगे और चैप्टर 1 को एंड करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।